राधे राधे बच्चों। आज हम रिवीजन कैप्सूल के डेरिवेशन सीरीज में 6 लेक्चर पे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम 15 डेरिवेशंस कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशंस पे चलते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। आज का पहला है रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम। कहने का मतलब ये है कि कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्केव साइड होगा वो कैसा हो सकता है। इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉन्केव साइड जो है वो डेंसर मीडियम में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ए के कॉन्केव साइड है, ठीक बात, और ए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक बात है बच्चों। इधर हमारा डेंसर मीडियम है। 5th लेक्चर में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 ले लिया हमने, और ये आपकी बच्चों रेयरर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है। हाँ कि ना, ठीक है। तो ये हमारा एक डेंसर साइड हो गया और ये हमारा एक रेयरर साइड हो गया। इसके 5th लेक्चर में रिवीजन कैप्सूल के मैंने रेयरर टू डेंसर एक लिया था, वो कर रखे हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ध्यान से आप देख सकते हो उस बात को। चलिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे हमने एक रे इंसिडेंट करा दी। ठीक बात है। जब ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो सबसे पहली बात है, हम इस सिचुएशन को बिल्कुल फिक्स था, आपको याद होगा 5th लेक्चर में जाके एक बार देखिए उसे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, जहाँ पे मिलता है इस पॉइंट का नाम हम P देते हैं बच्चों, याद करिए। और सबसे पहले इसका नॉर्मल ड्रा करेंगे। एक बात सबको समझना होगा कि जब नॉर्मल ड्रा करते हैं तो किसी भी कर्व का नॉर्मल अगर आप ड्रा करेंगे, मतलब आर्क का करेंगे, तो जहाँ पे कट करेगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, तभी यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। ठीक, कुछ नहीं होता तो ये जो रे थी वो ऐसे चली जाती। ठीक बात है। अभी क्या है, ए नॉर्मल है, ध्यान रखिएगा, ए हमारा नॉर्मल है, ये हमारी ओरिजिनल रे है। ठीक, लेकिन आप सबको पता है कि जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, तो ये नॉर्मल है तो इससे अवे जाएगी, तो ये रे हमारी ठीक ऐसे चली जाएगी। ठीक बात है बच्चों। यहाँ पे जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी ये हमारी बच जाएगी इमेज। ठीक, चलिए इमेज तक की पोजीशन हम लोग वी कंसिडर करते हैं, ऑब्जेक्ट तक की पोजीशन को बच्चों हम लोग यू मानते हैं, ठीक है, और सी तक की पोजीशन को हम आर मानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, नॉर्मल जो ये बना हुआ है, नॉर्मल के साथ जिधर इंसिडेंट हो रही है उधर ही आप इंसिडेंट एंगल बनाएंगे, तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई हुआ, और ये हमारा पूरा का पूरा मिलके क्या हुआ, रिफ्रेक्टेड एंगल आर हुआ। ये दो बातें आपको क्लियरली पहले बनानी होती है, या मैंने आपको बार बार समझाया है। ठीक है, उसके बाद क्या काम करिए, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल बनाइए, इमेज के साथ आप बीटा एंगल बनाएंगे, और सी के साथ आप हमेशा गामा एंगल बनाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और ये पॉइंट का नाम हम लोग ए देते हैं। ठीक बात है, और इस पॉइंट का नाम हम लोग एम दे देंगे। ठीक है, एम वेरी क्लोज टू पी है, तो क्या रे डायग्राम क्लियर है, हाँ या ना। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। लेट ओ बी द point object lying on the principal axis of the spherical surface। क्या ठीक बात है इतना। ठीक, और let P is pole, ठीक है, let P is pole। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बिल्कुल सेट पैटर्न है बच्चों, अप्लाइंग स्नेल लॉ एट ए। जब आप ए पे स्नेल लॉ अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे μ2 sin i। कैसे अप्लाई करते हैं, जिधर से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि μ2, और उस मीडियम में बनने वाला एंगल i sin i इक्वल टू, ठीक उस पॉइंट के दूसरी तरफ देखेंगे आप तो इधर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, और एंगल उधर बन रहा है बच्चों μ1 sin r। ठीक बात है इतना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ I and R are very small, then आप सबको पता है sin I
अप्रोक्सीमेट इक्वल आई एंड साइन आर अप्रोक्सीमेट इक्वल आर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी μ2 इंटू आई इक्वल टू μ1 इंटू आर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हर हाल में। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? अब हमारा बिचा एम क्या था? आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म में कैलकुलेट करना, अल्फा बीटा गामा के टर्म में इनको लिखना। ठीक बात है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ट्राइंगल फिक्स है ओ ए सी, आप ये लीजिए ओ ए सी और एक ट्राइंगल हमेशा लेंगे आई ए सी। अब ध्यान से समझिएगा, ओ ए सी में एक्सटीरियर एंगल है गामा और उसके सम के बराबर होगा आई प्लस अल्फा के। ये बात सभी जानते हैं, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने सामने की दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक, हम इसी लॉजिक को लगाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल्स ओ ए सी एंड आई ए सी, दोनों ट्राइंगल में चलेंगे। अच्छा जी, ओ ए सी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा बच्चों कि जो एक्सटीरियर एंगल है, अच्छा इसमें एक्सटीरियर एंगल है क्या, गामा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। आप क्या देखेंगे, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, तो यहाँ से आई मिल जाएगा गामा माइनस अल्फा एंड आई ए सी में आप जरा देखिए, आई ए सी में अगर आप देखेंगे आई ए और सी में देखेंगे तो बाहर का एंगल है आर, आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा। क्या ये बात दिख रही है सबको? एंड आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा। ठीक बात है। पुट these values in इक्वेशन 1, तो आपको मिल जाएगा μ2 इंटू गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ1 इंटू गामा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपका काम है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना। अब इसके लिए बिल्कुल फिक्स है बच्चों, देखिए अल्फा किस में आ रहा है, अब ओ ए एम में, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, ओ ए एम, आई ए एम एंड सी ए एम। समझ में आ रही है बात क्या? ओ ए एम, आई ए एम और ओ सी ए एम, ये बिल्कुल फिक्स है बच्चों। यही ट्राइंगल आप लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल्स ओ ए एम, आई ए एम एंड सी ए एम, आपने पाया कि tan अल्फा इक्वल टू ए एम अपॉन एम ओ। इस ट्राइंगल में आपको मिलेगा tan बीटा इक्वल टू एम आई और दूसरे ट्राइंगल में मिलेगा tan गामा इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल्स देन tan अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा, tan बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा एंड tan गामा अप्रोक्सीमेट इक्वल गामा। तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, अब समझिएगा, यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू, क्वेश्चन 2 नहीं, अल्फा इक्वल टू, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों क्या हो सकता है, अल्फा इक्वल टू, ध्यान से समझ लीजिए एक बार, यहाँ से हम चाहें बच्चों तो ये बात लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू, अगर इसमें देखिए आप इस वाले पे tan अल्फा पे ए एम अपॉन एम ओ, बीटा इक्वल टू ए एम अपॉन एम आई एंड गामा इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। पुट these values in इक्वेशन 2। जब आप ये पुट करोगे बच्चों तो यहाँ से जरा देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ से आप देखिए ये क्या बन जाएगा, μ2 इंटू गामा, गामा की वैल्यू क्या है भैया, ए एम अपॉन एम सी, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, ए एम अपॉन एम ओ इक्वल टू μ1 इंटू ए एम अपॉन एम सी प्लस ए एम अपॉन, चलिए इसके आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ से आपने लिख दिया ए एम अपॉन, चलिए ए एम अपॉन एम, अब देखिए बीटा एक जगह रख रहा है तो बीटा एक जगह है क्या, ए एम अपॉन एम आई, तो आपने लिख दिया एम आई। अब आप देखेंगे ए एम सब यहाँ से फिर टूस हो जाएगा, सभी कट जाएगा, ए एम, ठीक, और हमारा फाइनली बचेगा μ2 1 अपॉन एम सी
1 अपॉन एम ओ म्यू वन इंटू 1 अपॉन एम सी प्लस 1 अपॉन एम आई। ठीक बात है इतना। चलिए, इफ पॉइंट एम वेरी क्लोज टू पी देन एम सी, जो एम है उसको पी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा म्यू टू 1 अपॉन पी सी 1 अपॉन पी ओ इक्वल टू म्यू वन इंटू 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पी आई। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन पी सी पी ओ इक्वल टू माइनस यू, पी सी इक्वल टू माइनस आर और पी आई इक्वल टू प्लस बी। ये सारी वैल्यूज ला करके आप इस इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए बच्चों। तो ये आपको यहाँ से ऐसे कर लीजिए, इसको जरा देख लीजिए। तो यहाँ जब पुट करोगे तो मिलेगा 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन पी ओ, पी ओ का मतलब माइनस यू इक्वल टू म्यू वन इंटू 1 अपॉन माइनस आर प्लस 1 अपॉन बी। ये कैसे लिया साइन कन्वेंशन, सबको क्लियर तो है? साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे। जरा एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको क्लियर हो जाए। देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, क्या है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और हम डिस्टेंसेस पी से मेजर कर रहे हैं। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक बात। तो देखिए पी ओ चलेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे, पी से ओ की तरफ, तो माइनस यू लिया। पी से सी की तरफ चलेंगे तो अपोजिट चलेंगे तो माइनस आर ले लिया। पी से आई इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस का वी ले लिया। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? हाँ या ना? ये लॉजिक, ये साइन कन्वेंशन सबको क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब चलिए यहाँ से सिर्फ हमारी कैलकुलेशन बची है छोटी सी। देखिएगा, अगर मैं इस म्यू टू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए मिलेगा यहाँ से, जरा गौर कीजिए, यहाँ से म्यू टू अपॉन माइनस का आर, ये हो जाएगा प्लस म्यू टू अपॉन यू इक्वल टू माइनस म्यू वन बाई आर प्लस म्यू वन बाई वी। अब मैं इसको दूसरी तरफ ले आऊंगा, इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को? इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, चाहे आप म्यू टू अपॉन यू लिख लीजिए, म्यू वन अपॉन वी लिख लीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, आपकी मर्जी है। तो देखिएगा म्यू टू मैंने कॉमन ले लिया, तो म्यू टू अपॉन यू, चलिए ऐसे कर लेते हैं, माइनस म्यू वन बाई वी इक्वल टू, जब आप इसको इधर लेके जाएंगे, जब इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये मिलेगा म्यू टू, और ये है माइनस का म्यू वन, और अपॉन में बचेगा आर। यही हमारा फार्मूला है बच्चों, जो हमको डिराइव करना था डेंसर से रेयरर में। जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो कोई इमेज बन रही है तो कोई रे जा रही है, तो यही हमारा फार्मूला है। रिफ्रेक्टिंग सरफेस से जब होता है, बिल्कुल सेट पैटर्न है बच्चों। ट्राइंगल वही लेना है जिसमें कि आई एम आप देखेंगे, फिफ्थ लेक्चर में जाके देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बिल्कुल सिमिलरली ये डेरिवेशन किया गया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेट पैटर्न है। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो उस बात को थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक बात है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, ये आपका नेक्स्ट है। चलिए ध्यान से देखिए इसको। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटेंस है, उसके बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाने वाली है। ठीक बात है। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक एक कैपेसिटर लिया हम लोगों ने, जरा ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने एक इसका कैपेसिटेंस लिया बच्चों, दो पैरेलल प्लेट ले लिए, एक ए और एक ए। ठीक बात है इतनी, हाँ या ना? ठीक, इस पे हमने पॉजिटिव चार्जेस दे दिए इस प्लेट पे। ठीक बात है इतना, और इस वाले पे बच्चों हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया प्लेट के बीच में। ठीक, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है और प्लेट एरिया ए है। ठीक, तो अगर प्लेट एरिया ए है तो दी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर with air या वैक्यूम is
C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों क्या किया आपने, अब आपने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। ये आपसे बोला जा रहा है इसमें कि हमने अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। अब गौर से सुनने वाली बात है, देखिए अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बच्चों वो यहाँ पे आएगी ऐसे, ठीक बात है। तो जितना ये पॉजिटिव है उतना इसको ये इसके सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ठीक ठीक इसके इतना यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। क्या ठीक बात है। और अगर मैं इसकी थिकनेस T मान लूं तो अब हमारे पास ध्यान से समझिएगा, जब कंडक्टर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला बच्चों। देखिए ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इस डायरेक्शन में। तो इसके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट यानी कि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ईपी यानी कि पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, चार्जेज उसके एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होते हैं बच्चों, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसको पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ईपी। यानी अगर इसके अंदर मैं नेट देखूं तो नेट है ई नॉट माइनस ईपी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक, तो और एक बात हम ये जानते हैं बच्चों 100% रहेगा कि T लेस देन D रहेगा, ठीक है, ठीक है। द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड दी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक E इक्वल टू ई नॉट, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसमें जो ई नॉट वेक्टर है, ई नॉट एयर में है और ई इसके साथ साथ हमारा कैसा हो जाएगा, ई जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों यहाँ पे, तो ई नॉट माइनस ई पोलराइजिंग एंगल। डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो आप समझ लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक में एक तरफ पॉजिटिव जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो जाती है, तो इसके अंदर अपना एक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बच्चों। तो वही यहाँ पे अप्लाई हो गया है, इसी कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो नेट कितना बचेगा, एक में से एक माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस है ये बात। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, ई नॉट इसमें क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई नॉट क्या है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक। क्या लिखेंगे बच्चों इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? डाइलेक्ट्रिक के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना है, क्योंकि आप सबको पता है Q इक्वल टू CV में C इक्वल टू Q/V। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाली इसको समझिए, क्योंकि मुझे V चाहिए और V का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक बात है इतनी। इसलिए अगर मुझे C चाहिए तो मुझे Q चाहिए, मैंने कहा भैया Q, इस पे Q चार्ज हमने दे रखा होगा डाइपोल इसके कैपेसिटर प्लेट्स को, तो Q दे रखा है, मुझे V कैलकुलेट करना है, तो V कैसे कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इसलिए मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। तो अब मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, क्या ठीक बात है, अब मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा बच्चों, और वो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करूंगा वो आप देखिए एक बार। पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही होगी या जितने में वो फैली होगी, ठीक बात है इतना। तो चलिए अगर मुझे इसको देखना है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा वो जरा गौर कीजिए सभी लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल, ठीक है, तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल टू, जरा समझिए बच्चों, आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, एक है E नॉट, वो कितने में है, D माइनस T में, प्लस एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो कितने में है, T में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में है, कितने डिस्टेंस में है, वो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको ये बात समझ में आ जाती है यहाँ से।
हाँ या ना? क्या ये बात आप समझ लीजिए, पहले समझने की कोशिश करिए, ठीक। अच्छा, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और वैसे में इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हम ये बात जानते हैं बच्चों कि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो एप्सिलॉन आर यानी के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप नहीं जानते तो ये जान लीजिए, ई नॉट बाई ई इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू के होता है इस रेशियो को। तो अगर मैं यहाँ से ई इक्वल टू पुट करूँ, तो यहाँ से अगर मैं ई इक्वल टू निकालूं बच्चों, तो क्या ई नॉट बाई के आने वाला है। मैं इस इक्वेशन 2 में ले जाके इसको पुट करने वाला हूँ, ठीक बात है। तो जरा देखिएगा क्या मिलने वाला है बच्चों। हमें यहाँ से मिल जाएगा v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। क्या ये पोटेंशियल मिल गया मुझे? हाँ कि ना? अब यहाँ से हम ई नॉट कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ई नॉट कॉमन ले लिया तो मिल गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा जी, ई नॉट की वैल्यू आप जानते हैं एस, ई नॉट की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों सिग्मा अपॉन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा को लिख सकते हैं आप क्यू अपॉन एरिया, सिंपली मैनिपुलेट करना है हमको, ठीक है। तो अब जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, सिंस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो क्या होने वाला है? C इक्वल टू, क्या पढ़ने वाले हो? C इक्वल टू क्यू बाई वी, हाँ या ना? Q आप जानते हैं, V की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। V की वैल्यू आपके पास E नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हाँ या ना? चलिए, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये मिल गया बच्चों डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हाँ या ना? क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो ये मिल गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा फार्मूला हो गया। हम एक बात ये देख पा रहे हैं बच्चों कि जो C है वो ग्रेटर देन है C नॉट के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। बस इतना आप इसको याद रखेंगे, इतने से आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। यही आपसे डेरिवाइव करने को बोला है बच्चों, ठीक है। इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 3 हमारा हो जाएगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको हम इक्वेशन 3 लिखेंगे बच्चों, ठीक बात है। अब इसमें से कई बार टी कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें ऐसे भी अलग भी दिखता है, जैसे ऐसे भी दिखता है कई बार। आप ये फार्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं, डी जहाँ पे ठीक है, इसमें से माइनस टी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 माइनस 1 बाई के। क्या ये बात समझ में आ रही है? 1 माइनस 1 बाई के, माइनस टी कॉमन ले लिया ना इन दोनों में से, तो हमको कभी कभी ये भी दिखता है बच्चों फार्मूला, कभी किसी बुक में देखेंगे तो आपको ये भी नजर आ जाएगा। क्या ठीक बात है इतनी? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना सारी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक बात है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। एक बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये सभी लोग इस पर स्टार बना लेंगे, ध्यान से कीजिएगा। क्या कह रहा है आपसे कि एक सर्कुलर कॉइल है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो इसका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक डेरिवेशन था जो ऑलरेडी हम रिवीजन कैप्सूल में भी उसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये इसकी रेडियस होगी, ये परपेंडिकुलर तो प्लेन है, तो यहाँ की इसके एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे हमको एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है अगर I, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला बायो-सावर्ट लॉ ही है। तो मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट ऐसे ले लिया, जो कि मैंने कहा भाई ऐसे करंट जा रही है तो ऐसे करंट जाएगी, और एक निचले हिस्से पे भी मैंने कंपोनेंट ले लिया जो कि ऐसे जाएगी, ठीक बात है। चलिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से जो बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ध्यान से समझिएगा, वो ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो अब परपेंडिकुलर हम शो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस मैं ए मान लेता हूँ, चलिए, तो ए वाली डिस्टेंस अब सबको क्लियर हो जानी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक यहाँ से भी यही बात आएगी
अगर मैं इस हिस्से से देखता हूँ तो, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आप इसको देखिए ऐसे बनाएंगे तो परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर आप कैसे इसको शो करेंगे, तो इसके परपेंडिकुलर को दिखाने के लिए बच्चों ये ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस वाले पार्ट से जब बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, ठीक बात। अब जरा इसको आगे बढ़ा देते हैं और मैंने कहा कि भैया ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये फाई है, ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इस परपेंडिकुलर लाइन से एंगल ए फाई बनेगा, ये भी और ये भी, ठीक बात है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैंने कहा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी वजह से ये dB है, इसकी वजह से ये छोटे से करंट एलिमेंट हमने ले लिया एक dl लेंथ का, ध्यान रखिएगा, एक हमने ये dl लेंथ का ले लिया, यहाँ भी dl लेंथ का ले लिया, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो dB बनी। तो इधर आपका कंपोनेंट हो गया dB cos फाई और इधर आपका हो गया dB sin फाई, क्लियर है। अच्छा जी, अब दूसरा देखिए, ये जो बना इस वाले हिस्से की वजह से तो इसके परपेंडिकुलर ही बनेगा, तो ये बन गया dB डैश और इसका जब कंपोनेंट आप करेंगे तो इधर बन जाएगा dB डैश sin फाई और इधर जो बनेगा वो अब बनेगा dB cos फाई dB डैश, ठीक। अब मैं dB डैश की वैल्यू निकाल के और इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, कंसीडर, अब क्या लिखेंगे इसमें थोड़ी बहुत तो थियरी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने कहा बच्चों कि कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, ठीक है, विद सेंटर, इसका सेंटर ओ ले लिया हमने, ठीक बात है इतना, ठीक। लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। हमने कहा कि जो कॉइल है पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड करंट आई विद फ्लोइंग इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर, ठीक है बच्चों। अब हमने कहा कि सपोज P is any point on the axis of the coil at distance x from the center, ठीक बात है बच्चों। हमने कहा कि इससे x डिस्टेंस पे हमारा ये जो है, जो ये हमारा डिस्टेंस है P पॉइंट पे जहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वहाँ तक x डिस्टेंस है। तो ये डायग्राम सबको क्लियर है। फिर हमने क्या किया, दो एलिमेंट लिया dl एट C एंड D, मान लीजिए दो पॉइंट हमने मान लिया, एक पॉइंट हमने C पे लिया और एक पॉइंट हमने D पे लिया, दो करंट एलिमेंट हमने ले लिए बच्चों C और D पे, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले की तरह ही है, और C और D पे, ठीक है, जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट एजेस पे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर टू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द कॉइल ईच ऑफ लेंथ dl, ध्यान रखिएगा, एट C एंड D, ठीक है। अभी दोनों अपोजिट है, ठीक है। लेट किया हमने बच्चों, लेट CPO एंगल बराबर है फाई के एंगल DPO, ठीक बात। अब अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लॉ
मैग्नेटिक फील्ड induction at P due to current element ideal at C is given by। अब यहाँ पे जो हमको मिलेगा बच्चों, बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसमें लिखना ज़्यादा है, तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ये कहें कि जो dB मिला वो मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90, चूँकि इसके साथ 90 बन रहा है और डिस्टेंस हो गया हमारा बच्चों आर स्क्वायर। तो फार्मूला तो हमारा यही है, चूँकि रेडियस बहुत छोटी है इसीलिए जो एंगल बना थीटा वो 90 डिग्री बना, इसीलिए यहाँ पे 90 लिया गया, क्योंकि हमें कॉइल की जो रेडियस है उसे बहुत ही छोटा मानते हैं। ठीक है, अब चूंकि जो आर है वो आर इतनी तो है नहीं, वो करंट एलिमेंट से उस पॉइंट पी की दूरी देखिए वो कितनी है, वो आपको समझ में आएगी बच्चों कि वो आपको दिया हुआ है डी वी इक्वल टू, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 तो 90 हो जाएगा, आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, रूट का स्क्वायर तो आपको यही बचेगा। क्या ठीक बात है? इक्वेशन नंबर 1 ठीक बात, हाँ या ना? सिमिलरली अगर मैं दूसरे एलिमेंट डी बी डैश निकालूं तो वो भी मेरा आने वाला है बच्चों यही एज इट इज़, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ पा रही है बात? हाँ या ना? अभी परपेंडिकुलर टू इसके होगा, परपेंडिकुलर टू इसके होगा, ये बात आप बता सकते हैं। ठीक बात है बच्चों, ये परपेंडिकुलर ऐसे पेन के परपेंडिकुलर ही दिखाया गया है डायरेक्शंस। फिलहाल आप इतना भी समझिए, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बात समझाई जा रही है इसको सीधे सीधे याद रखिए। ठीक है, म्यू नॉट आइडियल 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मेरा हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आप ये देखेंगे कि डी वी डैश और डी वी के जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी वी कॉस फाई एंड डी वी डैश कॉस फाई कैंसल ईच अदर। ठीक है, फ्रॉम द फिगर we can clearly see that dB cos phi and dB dash cos phi are cancel each other। हाँ या ना? ठीक है, thus the total magnetic field at P is given by, देखिए बच्चों एक दो एलिमेंट लिया, तीसरा एलिमेंट लिया, चौथा एलिमेंट लिया, सबके लिए आप नहीं जोड़ सकते, इसीलिए हमने क्या किया इसको B इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई। यहाँ एक कन्फ्यूजन है बच्चों को, एक बात यहाँ पे बार बार दिक्कत करती है, वो ये कि बच्चे बार बार ये सोचते हैं कि एक जैसे डी बी साइन फाई प्लस डी बी डैश साइन फाई, तो भैया ये दोनों इक्वल है तो डबल हो गया। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये आपने एक एलिमेंट लिया, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे अगर एलिमेंट लिया तो उसके बाद से फिर आए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया ये डी वी साइन फाई और डी वी डैश साइन फाई का कैसे होगा। जरा सा ध्यान देखिए, जरा आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। देखिए बच्चों डी वी साइन फाई और डी वी डैश साइन फाई, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों को जोड़ के डबल नहीं करना, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड दोनों के सेम दिख रहे हैं, तो इसका नहीं कि 2 टाइम्स हो गया, नहीं बच्चों, मैंने ये 2 एलिमेंट लिया, एक लिया मैंने जो रिंग अगर आप परपेंडिकुलर ऐसे रखोगे तो एक हिस्सा ऐसा होगा जो मुझे दिखेगा, एक हिस्सा ऐसा होगा जो आपको दिखेगा, तो मैंने 2 हिस्से लिए, उन 2 हिस्सों के 2 एलिमेंट लिए हैं केवल, ताकि एक एक को रिप्रेजेंट कर सके और एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट अगर आपने लिया तो उसकी वजह से फिर ऐसे ही कंपोनेंट बनेगा, तो सबको जोड़ोगे नहीं, इसीलिए एक को ले लो, एक एलिमेंट की वजह से यही आएगा, दूसरे की वजह से भी देखिए इधर ही आया, तीसरा लेते तो इधर ही आता, चौथा लेते फिर भी ऐसे ही आता, तो सबको लेकर हमने इंटीग्रेट कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। तो जब हमने उसको इंटीग्रेट किया बच्चों तो हम सीधे डी वी साइन फाई लिखेंगे, हमको किसी और चीज़ से लेना देना ही नहीं है।
हाँ, और डायमेट्रिकली अपोजिट थे तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर गए। हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? ठीक है बच्चों, ये बात ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके आगे देखिए, अब हम समझ गए आपकी dv sin फाई, मतलब हर एलिमेंट का dv sin फाई dv sin फाई dv sin फाई, इसको हमको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब आप चलिए जरा इसके आगे देखिए, dv की वैल्यू थी कितनी, म्यू नॉट आई। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सब तो कांस्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन फाई, ये सब वो है, सिर्फ इंटीग्रेट क्या होगा, dl 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 जुड़ करके ये बन जाएगा। हाँ या ना? बट साइन फाई अगर उस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और dl dl अगर आप जोड़ेंगे बच्चों तो ये 2 पाई e हो जाएगा। क्या हाँ या ना? ठीक है, तो इस बात को हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा सिंपली b इक्वल टू मिलेगा, देखिएगा म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई आया है a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dl हो गया 2 पाई a। क्या ये ठीक बात है सारा? ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए रूट का मतलब बेटा पावर इसकी 1/2 और इसकी पावर 1, तो ये मिलके हो गया 3/2। ये हमारा फाइनल एक्सिस पे, एक्स पोजीशन पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है बच्चों। आप अगर गौर से देखेंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इक्वेशन हमारा ये 3 है। ठीक है, और आप अगर dv डैश वाले को देखेंगे तो इक्वेशन 2 है। हाँ या ना? यहाँ तक हम लोग क्लियरली सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब जरा गौर कीजिए, इसके बाद बच्चों क्या होता है कि कई बार ये मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में पूछता है। ये तो सिंगल टर्म के लिए है, इफ अगर n टर्न हो तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर इंटू एन अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, जो भी अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स हो, जितने टर्न का होगा वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक बात है। अब चलिए इसके बाद कई सारी बातें इसमें आती है बच्चों, धीरे 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 केस बनते जाते हैं इसके फार्मूलों में। ठीक है, पर थोड़ा सा एक बार और आप ज़रा गौर करिए यहाँ पे, अगर आप पाई ए स्क्वायर को देखें तो एरिया है NIA, बट हम ये बात जानते हैं बच्चों कि NIA इक्वल टू M, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, और पाई ए स्क्वायर एरिया की जगह पे आ गया, क्योंकि एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। तो ये पूरा फार्मूला हमारा जो बन गया म्यू नॉट आई 2m अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो गौर से देखिए बच्चों, कभी कभार क्या कहता है आपसे कि मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव करेगा, ये बात दिखाइए, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये बात शो कीजिए। तो आप इस इक्वेशन 4 तक प्रूव करेंगे। ध्यान रखिएगा, m मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में मैंने कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे ही ये मैग्नेटिक मोमेंट है I इंटू ए, NIA, n के साथ मिल गया टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये 2m हो गया। ठीक, अब इसके बाद कुछ केसेज हो सकती हैं बच्चों, कुछ केसेज हो सकती हैं कि जहाँ पे कुछ केसेज हो सकती हैं जिस पे ये बातें हमसे पूछता है। ठीक है, तो कुछ केसेज में जैसे क्या होगा ज़रा समझिए। मान लीजिए आपसे मैंने कहा केस फर्स्ट एट x इक्वल टू 0, मतलब डेट इज एट द सेंटर। अगर मैं एट द सेंटर की बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट, आपको ये मिल जाएगा म्यू नॉट आई नहीं होना चाहिए था यहाँ पे भी, ये 2m में कन्वर्ट हो गया ना, आई तो NIA और एरिया, तो केवल 2m बचना चाहिए था बच्चों इस फार्मूले में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी, 2m में बचना चाहिए था केवल। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो x की जगह अगर मैं 0 डाल दूं, x की जगह में बच्चों 0 डाल दूं, तो ज़रा देखिएगा इक्वेशन 3 हमारा ओरिजिनल है,
ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इक्वेशन 3 हमारा ओरिजिनल है, तो अगर x इक्वल टू 0 कर दे, अगर x इक्वल टू 0 कर दे तो फार्मूला था म्यू नॉट आई n 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा ये फार्मूला कुछ ऐसा बच गया होगा, ठीक बात, जिसमें हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, q बचा तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनल फार्मूला बचा म्यू नॉट आई n 2 पाई अपॉन 4 पाई ए। ध्यान से देखिए तो एक सर्कुलर रिंग की वजह से या सर्कुलर वायर की वजह से जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आता है वही तो है, ठीक बात है। अब केस सेकेंड है बच्चों, एट x इक्वल टू a/2। कई बार यहाँ पे भी पूछता है, अगर मैं कहें कि अच्छा इसको एक बार ए भी देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि x बहुत बड़ा है, अगर मैं केस ए बोलूँ कि x बहुत बड़ा है a से, देन नेगलेक्ट ए स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे तो यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, कई बार वो क्या करते हैं ऊपर वाले ए स्क्वायर को भी 0 रख देते हैं। नहीं बच्चों, आप एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर रहे हो, तो जब उसको नेगलेक्ट करोगे तो ये फार्मूला बनेगा म्यू नॉट आई n 2 पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर नेगलेक्ट करने का मतलब न्यूमरेटर में नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट होगा, तो यहाँ पे केवल बच जाएगा आपको एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जरा देखिएगा म्यू नॉट एन आई और ये पाई ए स्क्वायर को अगर मैं एरिया रख दूं तो ये मेरा मिल जाएगा 4 पाई एक्स क्यू। तो फाइनल फार्मूला मिलेगा म्यू नॉट एन आई। अच्छा, इसको तो मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूँ मैं एन आई ए को, हाँ या ना? क्या इसको मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूँ? तो ये 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, तो हमारा एक ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब तरह तरह के इसमें सवाल आते रहते हैं, तरह तरह की बातें पूछते रहते हैं। आप एक केस थर्ड करेंगे बच्चों होमवर्क में। केस थर्ड ये है कि एट x इक्वल टू ए, ये मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क में, x की जगह a, इस ओरिजिनल फार्मूले यानी कि 3 नंबर इक्वेशन में आप इस x की जगह पे a पुट करके और उस पूरे को सॉल्व करके देखिएगा क्या आएगा। आपका आंसर जो आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू ए। ये आपका आंसर आना चाहिए। आप इसको करके एक बार जरूर चेक करेंगे बच्चों कि आया कि नहीं आया। ठीक है, जब इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे खासे आते हैं, तो इसका थर्ड इक्वेशन जो है वो हर हाल में बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रहना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है। यहाँ पे ए वाला फार्मूले पे आपको कई बार कंसेप्चुअल सवाल आता है बच्चों, तो सभी लोग ध्यान से इस बात को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट तक आप लोग आ गए, इक्वेशन यहाँ तक आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे सकता हूँ और ए आप डिराइव करेंगे तो इसको 6 हो सकता है, इक्वेशन 7 हो सकता है, तो तरह तरह से इसमें पूछता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ये तीनों डेरिवेशन ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ठीक है, ये मान करके वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं कि आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग शुरू से अप्रैल से लेकर के और अभी तक जनवरी तक 9 दिसंबर तक आप लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ी होंगी। आपके पास इसके डिटेल नोट जरूर होंगे, चाहे आप जीएमई स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, ये सारी बातें आपको वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक नहीं, थोड़ा बहुत बस आप समझने की कोशिश करिए, लिख लिख के देखिए। ठीक है, टाइम बहुत कम है बच्चों। ठीक है, ये तो बेसिक्स हैं, ये नहीं कि मतलब ये बोर्ड में आने ही वाला है, लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाएंगे, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या ठीक बात है इतना? चलिए सभी लोग इतना ध्यान से देखेंगे, हाँ या ना? ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू बच्चों, राधे राधे।